यहाँ से जो नदी निकल रही है निस्दाचल पर्वत से, ये सीतोदा नदी का क्षेत्र है। यहाँ से सीतोदा नदी निकल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सीता सीतोदा। हाँ, सीता यदि सीता भारत ऐरावत होता तो गंगा सिंधु निकलती। तो ये यहाँ आकर के इसने विभाजन कर दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये क्षेत्र को अपन यहाँ से विभाजन कर रहे हैं। अपन को सिर्फ विदेह क्षेत्र की बात चाहिए, वो पूरा विदेह नहीं चाहिए। अपने पास एक विदेह का एक हिस्सा चाहिए, आधा भाग। तो इस सुमेरु पर्वत का आधा भाग तो अपन इसमें से निकाल लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। उस सुमेरु का आधा भाग अपन ने ले लिया, तो सुमेरु के आधा भाग को लिया तो सुमेरु पर्वत जब ठीक बीचों बीच है तो दोनों भुजाओं को फैलाए हुए ऐसे विदेह क्षेत्र बना हुआ है। उस विदेह क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक पूर्व विदेह और एक अपर विदेह। अपर कहें या पश्चिम विदेह कहें, तो अपन ये व्यवस्था समझ रहे पूर्व विदेह की। यदि ये पूर्व विदेह आपके समझ में आ गया ना, तो सीधा का सीधा इसको यहाँ से हटा करके आप पूर्व के स्थान पे अपर लिख करके फिर इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। ये पूर्व विदेह में अपने पास से व्यवस्था चली, तो अपन को देखना है कि एक पूर्व उत्तरी विदेह, तो ये पूरा का पूरा अपना पूर्व उत्तरी विदेह यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहा, ठीक है। दूसरा भाग बना पूर्व दक्षिणी विदेह, तो जे सीता नदी से लेकर के यहाँ तक कहलाया दक्षिणी विदेह, जे कहलाया उत्तरी विदेह, और जे पूरे को पूर्व मिला दो तो पूर्व विदेह, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र अपन ने मिला लिया यहाँ से यहाँ तक, तो पूर्व विदेह हो गया। इतनी ये व्यवस्थाएं अपन ने पूर्व विदेह को सीता नदी आदि निकाल करके विभाजन किया, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया। तीसरी बात कहते हैं कि प्रत्येक विदेह के को वन वेदी ने विभाजन किया है। अब जे अपने पास इस क्षेत्र में पूर्व विदेह क्षेत्र के दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में 8 नगरियां निकाल रहा है, तो यहाँ वनवेदी से लेकर के इस लाल लाइन तक एक नगरी हो गई, ठीक है ना। इस लाल लाइन से लेकर के यहाँ तक दूसरी नगरी हो गई। इसका नाम जो लाल लाइन है, इसको पर्वत का नाम कहते हैं बख्शार गिरी। इसका नाम क्या है? और जो हरी लाइन जा रही है, ये लाइन ये नदी की है, इसका नाम विभंगा नदी। और फिर ये एक बख्शार, एक नगरी, ये नगरी वनवेदी से घिरी हुई है, तो ये वनवेदी के बाद आ गया नगर, नगर के बाद बख्शार, बख्शार के बाद फिर एक नगरी, नगरी के बाद फिर एक विभंगा नदी, विभंगा के बाद फिर नगरी, फिर बख्शार, फिर विभंगा, फिर बख्शार, फिर विभंगा, ऐसी कुल मिला करके अपने पास यहाँ पर बख्शार कितने हो गए? 1 2 3 4, और विभंगा नदी कितनी हो गई? 3 1 2 3, यानी 3 विभंगा और 4 बख्शार के माध्यम से 8 नगरी अपनी बन गई। अब ये 8 नगरी जब बनी तो इस नगरी के बाहरी क्षेत्र में वनवेदी आ गई, और इस नगरी के बाहरी क्षेत्र में ये वनवेदी आ गई। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वनवेदी कहलाती है। तो इस वेदी के भीतर और इस वनवेदी के भीतर से जब अपन देखेंगे तो इन 7 चीजों के माध्यम से अपनी 8 नगरियों का विभाजन हो गया। 8 इस तरफ 8 इस तरफ। इसी तरह ऊपर चलेंगे तो यही व्यवस्था, ठीक लाइन देखना आप, ये भी देखना आप, विभंगा की भी इसी से मिली हुई है। ऐसी 8 नगरियों का विभाजन इसी क्रम से यहाँ पर हो गया।
तो 16 इस साइड 16 इस साइड हो गई। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इन सब में बख्तियारगिरी, विभंगा नदी, तो विभंगा नदी की संख्या हुई एक क्षेत्र में 3, बख्तियार की संख्या हुई 4, और फिर नगरियां बन गई 8। ये 3 चीजें अपन को मिल गई, नगरी, विभंगा और बख्तियार। अब फिर इसके बाद जो 8 जनपद माने विदेह क्षेत्र हैं, इनको विजयार्द पर्वतों के बीच से 2 बराबर भागों में बांटता है। विदेह और नगरीय की बात है। जे विदेह कहें वो कहें जनपद या नगरी। अब जे नगरी तो अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, ठीक है ना। ये निषधाचल से लेकर के सीता नदी तक अपनी ये नगरी का विस्तार है। लेकिन इस नगरी के लिए बीच में ये विजयार्द पर्वत आ गया, जो सफेद सफेद शिखर दिख रहे हैं ना आपको, ये सफेद शिखर सारे के सारे विजयार्द पर्वत हैं। तो यहाँ अपन को एक नगरी में एक विजयार्द पर्वत, एक विजयार्द, 2 विजयार्द, 3 विजयार्द, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। ये विजयार्द पर्वतों के माध्यम से ये नगरी, चूंकि एक नगरी थी लेकिन 2 भागों में विभक्त हो गई। अब यहाँ विजयार्द को बीच में से ये नदी जा रही, देखो ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम रक्ता रक्तोदा है। विदेह क्षेत्र के जो यहाँ निषधाचल पर्वत से निकलने वाली नदियां विदेह क्षेत्र का विभाजन करने वाली हैं, उन नदियों का नाम रक्ता रक्तोदा है। और जो पूर्व उत्तरी विदेह क्षेत्र की नदियां हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगी, तो इन नदियों का नाम गंगा सिंधु। ये जो गंगा सिंधु के माध्यम से भरत क्षेत्र का विभाजन हुआ, वो अलग नगरी है, क्योंकि वो गंगा सिंधु कहाँ से निकली है, पद्म सरोवर से निकली है। और जो विदेह क्षेत्र की गंगा सिंधु नदी जो निकली है, नीलाचल पर्वत के तल भाग में बने हुए कुंड हैं, उन कुंडों से वो नदी निकली। देखो ये नीलाचल पर्वत है ना, और जे नीलाचल के तल भाग में जो आपको गोल बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये जो गोल बिंदु है एक कुंड है। इसका नाम गंगा कुंड है, इसका नाम सिंधु कुंड है। ये गंगा सिंधु कुंड से निकल करके नदियां आएंगी यहाँ तक, और एक खंड प्रपात गुफा को भेद करके यहाँ से नदी निकल करके जाकर के सीता नदी में मिल जाएगी। ये सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदी सीता नदी की कह सकते हैं, लेकिन मूल विदेह का विभाजन करने वाली ये नदी है। तो जितनी भी आपके लिए यहाँ पर पूर्व उत्तरी विदेह क्षेत्र में ये 8 नगरियों में से निकलने वाली नदी होगी, इन सब नदियों का नाम गंगा सिंधु होगा। और यहाँ पूर्व दक्षिणी विदेश से निकलने वाली नदी, इन सब का रोहित और रोहिताश्य होगा। ये यहाँ से निकल रही है, तो जे निषधाचल पर्वत के तल भाग में बना हुआ जे कुंड है, इन कुंडों से ये नदी निकल करके यहाँ आती हुई विजयार्द पर्वत को भेद करके ये जाकर के सीता नदी में मिल गई। जे यहाँ से आके सीता में मिल रही है, और जे यहाँ से जाकर के सीता में मिल रही है, ठीक है ना। इस कारण से इस क्षेत्र की, विदेह क्षेत्र की एक नगरी के 6 टुकड़े हो गए। 1, 2, 3,
ऊपर पहुंचेंगे विजयार्ध के उस पार तो 1 2 3 ऐसे 6 टुकड़े। तो विजयार्ध पर्वत के ऊपर रहने वाले ये तीनों भाग, ये तीनों मलेच्छ खंड है। और जे यहाँ विजयार्ध पर्वत के नीचे रहने वाले दक्षिणी भाग, इस दक्षिणी भाग में ए भाग और ए भाग मलेच्छों का है। और बीच में ये यहाँ पर रहने वाला आर्य खंड है। ये अब यहाँ पर चूंकि अपने भरत क्षेत्र में जो होता उसको अयोध्या नगरी कहते हैं, लेकिन यहाँ की नगरी को अयोध्या ना कह करके ये अयोध्या के साथ रत्न संचयपुर नाम जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर। तो इस तरह से इनका विभाजन अपन ने देखा। अब आगे देखते हैं कि पूर्वी दक्षिण विदेह क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा नदी जो निषद पर्वत के तल भाग का स्थित है, ऐसे रक्ता रक्तोदा कुंड से निकलकर विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात एवं तमिश्र गुफा से निकल करके सीता नदी में मिलती। ये बात तो समझ में आ गई ना। इसको ये कहा कि यहाँ ये वाला क्षेत्र पूर्व दक्षिणी भाग है। इस पूर्व दक्षिणी भाग के प्रत्येक क्षेत्र से 1 2 3 4 ये प्रत्येक क्षेत्र बनाना। इन क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से रक्ता रक्तोदा नदी निकलेगी। और ये रक्ता रक्तोदा नदी को निकलने के लिए ये निस्दाचल पर्वत है। और ये निस्दाचल पर्वत का नीचे तल भाग है, उस तल भाग में ये कुंड बने हुए, वहां से ये नदी निकल रही है। कितने कुंड हैं? 2 कुंड ही हैं, एक ही नाम वाले। हाँ, मतलब एक ही नाम क्यों? रक्ता नदी है तो रक्ता कुंड, रक्तोदा नदी है तो रक्तोदा कुंड, गंगा नदी है तो गंगा कुंड, सिंधु नदी है तो सिंधु। दो नाम। जो नदी का नाम है वो ही वहाँ कुंड बनता है इसका। सभी कुंडों में भी वो अकृत्रिम जन्म में होगा। हाँ हाँ है, सब जगह अकृत्रिम कुंड है। ठीक इसी प्रकार पूर्वी उत्तरी विदेह में गंगा सिंधु नदी प्रत्येक क्षेत्र के 6 भागों में बांट देती है। जो यहाँ का वर्णन किया वो यहाँ का वर्णन है, बस नदी का नाम परिवर्तन हुआ। ये नदी यहाँ पर कहलाएगी तो गंगा सिंधु कहलाएगी, ये होगी तो रक्ता रक्तोदा कहलाएगी। यहाँ का जो कुंड होगा वो कुंड नदी के नाम से होगा। फिर इसके बाद में 2 विदेह जिस प्रकार पूर्व दिशा में है, ठीक ऐसे ही होकर 2 विदेह पर्वत के पश्चिम भाग में, माने जैसे पूर्व और अपर विदेह किया था ना अपन ने, इसी तरह यहाँ पर इस नदी ने पूर्व दिशा में 2 विदेह बना कर, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। दक्षिण दिशा में निषद पर्वत और उत्तर दिशा में नीलाचल पर्वत। जे दक्षिण भाग में निषदाचल पर्वत है, जे नीलाचल पर्वत है। प्रत्येक विदेह में 3-3 विभंगा कुंड हैं। देखो यहाँ पर चाहे दक्षिणी भाग हो चाहे उत्तरी भाग हो, यहाँ पर अपन को 3 विभंग कुंड है। विभंगा नदी है तो कुंड भी विभंगा ही है। तो यहाँ पर इसमें अंतर क्या है? जो विभंगा नदी है ना, इस विभंगा नदी का विभंग कुंड निषदाचल पर्वत पर बना है, और रोहिताश्य नदी का कुंड निषदाचल के तल भाग में बना है। समझ में अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? माने विभंग नदी निकल रही है ना, तो विभंगा नदी निकल रही है निषदाचल पर्वत के ऊपरी भाग से, वहां उसका विभंग नाम का कुंड बना है। तो जो रोहिताश्य नदी निकल रही है वो यहाँ तल भाग से निकल रही। तल भाग का अर्थ पर्वत का निचली भाग, और ऊपरी भाग माने ऊपर का भाग। तो आप ध्यान में देखो, यहाँ पर ये निषदाचल पर्वत के ऊपर तक ये आया ना, ये निषदाचल के ऊपर बना हुआ विभंग कुंड है। इस विभंग कुंड से जो विभंगा नदी निकलेगी वो यहाँ नगरी का विभाजन कर देगी।
यानी एक नगरी के एक विभंगा नदी ने नदी के इस पार एक नगरी की रचना और एक नगरी में 6 खंड की रचना, उस 6 खंड में रहने वाला आर्यखंड, उस आर्यखंड में 63 सलाका के पुरुषों की उत्पत्ति का कथन, इस सारा का सारा ये वर्णन आपको यहाँ मिलेगा। ये विभंगा नदी की देन है। फिर विभंगा नदी के इस पार चलते हैं, देखो आगे क्या कहते हैं। 3 विभंगा कुंड है, तो एक जो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये 3 विभंगा कुंड बने हुए हैं। और फिर उसके बाद में विभंगा कुंड, कुलाचल, निस्दाचल और नीलाचल। नीलाचल पर भी देखो, यहाँ पर है नीलाचल पर्वत के ऊपर 1 2 3 ये 3 कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में से विभंगा नदी यहाँ से निकलती है। चूंकि ये सीधी निकल रही, लेकिन नाम इसका विभंगा है। विभंग का अर्थ टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसी ये विभंगा नदी निकलती है और उसी में 3 विभंग नदी है और 2 वन वेदी बनी हुई है। यहाँ पर जो नदी के किनारे से जो मोटी लाइन निकल रही ना, ये यहाँ पर वन वेदियां हैं। इसमें वो ला नहीं पाए हैं इतना, लेकिन यहाँ जैसे जे वन वेदी दिखाई दे रही है ना, ऐसी वन वेदी यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। वन है और ये वन है, उसकी वेदी है। मतलब ये इस क्षेत्र के भीतर विशाल वन है। जैसे जो लाइन पड़ी ना, हरा हरा, ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा विशाल वन है। इसका नाम देवारण्य वन है। उस साइड जाएगा तो भूतारण्य होगा। जी यहाँ देवारण्य माने देवों के ठहरने का अरण्य माने वन, उसको देवारण्य कहते हैं। और भूतारण्य माने जो राक्षस जाति के भूत पिशाच आदि हैं, वे वहां जाकर के निवास करते हैं, उसको भूतारण्य कहते हैं। उसकी वेदी को वन वेदी कहते हैं। उसकी वेदी को वन वेदी कहते हैं। 2 वन वेदी हैं और 4 वक्षारगिरी हैं। जी यहाँ एक क्षेत्र में 4 वक्षार हो गई। 4 लाइन मोटी है, वक्षारगिरी की लाल लाइन है। और जिन पर 4 कूट बने हुए हैं। वक्षारगिरी जो है ना, ये लहराता हुआ निकल रहा है। तो ये लहर क्या है? ये कूट बने हुए। इन कूटों पर देवों का और आयतन बना हुआ है। जिनायतन भी है, जिनायतन मंदिर भी है। सिद्धायतन का है जिनायतन। सिद्धायतन ये ऊपर आप 4 ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ जाकर के जब सीता नदी के तट पे पहुँचते हैं ना, तो ये यहाँ छोटा सा आपको दिखाई दे रहा मंदिर है। सिद्धायतन कूट पर। सिद्धायतन कूट पर तो यहाँ तो भगवान विराजमान है। ये इस पे यहाँ और यहाँ, ये चारों वक्षारगिरी के ऊपर एक जनालय है। यानी अपन ने कल अकृत्रिम चैत्यालय की गणना करी थी ना। अकृत्रिम चैत्यालयों में जम्बूद्वीप में आपने कितने बनाए थे? 78 अकृत्रिम चैत्यालय। 54 की गणना हो गई। भूल गए थे बीच में। 54 के बाद रुक गए थे। अच्छा, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में अपन को अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ मिलेंगे? सुमेरु पर्वत के निस्दाचल और नीलाचल पर्वत के भीतर सबसे धनाढ्य क्षेत्र है। बस निस्दाचल के भीतर और ये नीलाचल के भीतर। धनाढ्य कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर मेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय 16 है, गजदंतों पर 4 है, जम्बू सालमली वृक्ष पर 2 है, तो 22 तो ये अपन ने गिन लिए थे। और ये अकृत्रिम जो अपने पास बक्षारगिरी है, ये बक्षारगिरी विदेश क्षेत्र में कितनी आ जाएंगी कुल मिला करके? यहाँ पर इस क्षेत्र में 4, इस क्षेत्र में 4 और इसका ठीक विपरीत चले अपर विदेह में तो 8, यानी 16 बक्षारगिरी मिल गई आपको। कितनी बक्षारगिरी हो गई? 16 हो गई ना। अब विजयार्थ पर्वत कितने मिलेंगे आपको?
ये पूर्व विदेह क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत 16, अपर विदेह क्षेत्र में मिलेंगे 16, तो 32 विजयार्ध हो गए। यानी 32 विजयार्ध पर्वत, 16 बख्शारगिरी, 16 और 32 48। ये 48 विदेह क्षेत्र में और 22 थे सुमेरु पर्वत पे गजदंत तक के। 22 और 48 ये 70 की संख्या मात्र विदेह क्षेत्र मेरु पर्वत के भीतर अपन को मिल जाती, निस्दाचल और नीलाचल के भीतर। 70 गिना सकते कि नहीं गिना सकते? गिना सकते हैं। सब लोग नहीं गिना पा रहे, नहीं गिना। हाँ सुनाओ आप सुनाओ। सुनो ध्यान से, सब लोग याद हो जाए सबको। 16 तो सुमेरु पर्वत पे जो पांडुवन है उनके मिला के 16, और जम्बू और शालमली के 2 और गजतंत्र के 4, तो ये हो गए 22। और विदेह क्षेत्र के जो नगरियां हैं उन नगरियों में विजयार्ध पर्वत हैं, 32 नगरियों के 32 विजयार्ध, तो 32 हो गए जिनालय। और ये बख्शार पर्वत है, एक क्षेत्र संबंधी 4, मतलब एक साइड के 16, उस तरफ के 16, तो जी हो गए 8 मिला के 16, तो जी सारे मिला के 32, 22 और 16, ये हो गए 70। याद हो गए? अच्छा, दिमाग में सेट हो गया कि कहाँ कहाँ 70 की वंदना करेंगे अपन? हो गए ना? आ गया ना? यानी मेरु पर्वत के निचले भाग में जम्बू सालमली वृक्ष बना हुआ है, ठीक बीचों बीच बना हुआ है वो जम्बू। इसमें देखो बनाया ये जो बना है ना, एक ये क्षेत्र है और एक ये वृक्ष है। ये 2 वृक्षों का नाम जम्बू, ये सालमली है और वो जम्बू वृक्ष है। यानी ये जम्बू सालमली वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं कि इस जम्बू वृक्ष में एक अनावृत नाम का यक्ष रहता है। उस यक्ष के आश्रित 1 लाख यक्ष देवता है उसके अंडर में, और वे पूरे के पूरे जम्बू द्वीप में पहरा देते, इसके अंडर में रहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें कहाँ आज ड्यूटी है तुम्हारी, उस आयतन पे ड्यूटी है, उस पर्वत पे है। तो इस तरह से ये जम्बू वृक्ष जो बना हुआ है यहाँ पर, इस पर एक अकृत्रिम चैत्यालय, लाल कलर का दिख रहा है ना, ये लाल कलर का अकृत्रिम चैत्यालय। इसी तरह यहाँ सालमली वृक्ष में भी ये लाल कलर का जो मंदिर है ये अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। ऐसे जम्बू सालमली वृक्ष यहाँ पर लगाना, तो यहाँ मेरू के 16, जम्बू सालमली के 2 और 4 कहाँ के लगाना है? गजदंत कहाँ मिलेंगे? देखो गजदंत का चैत्यालय बना हुआ है जो लाल दिख रहा है ना, ये गजदंत के 4 चैत्यालय हैं। ऐसे कितने हो गए अपने पास? 22 तो मेरू पर्वत पर हो गए। और विदेह क्षेत्र में कितने याद रखना है? 2 चीजें हैं, एक बख्शारगिरी और एक विजयार्ध पर्वत, ठीक है ना? तो विजयार्थ की संख्या कितनी है? 32। विजयार्थ की संख्या कितनी है? 32 के 16 32 है। और बख्शारगिरी की संख्या 16। तो 16 बख्शारगिरी पूर्व पर विदेह क्षेत्र में के एक पूर्व विदेह में दोनों के मिला के हो गए ना। तो ये अपने पास कितनी संख्या हो गई? 70 हो गए ना। अब अपन चलेंगे 6 कुलाचल पर। अभी 70 में आपके निस्दाचल नीलाचल जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? नहीं जुड़े। तो अपन समुदाय रूप से जम्बूद्वीप में कुलाचल कितने हैं? 6 कुलाचल हैं। तो 6 कुलाचलों के और जोड़ दो उसमें, तो कितने हो गए? 76 हो गए। 76
और फिर भारत क्षेत्र का 1 विजयार्ड पर्वत और ऐरावत का 1 विजयार्ड पर्वत, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? ये कहाँ पर हो गए? जम्बू द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? 78। अब इसके आगे यदि अपन चलते हैं धात की खंड में तो कितने हो जाएंगे? 78 दूने 156। अब 156 में इतना करना कि जो धात की खंड क्षेत्र है ना, इस धात की खंड के लिए 2 पर्वतों ने विभाजन किया जिनको अपन कहते ईश्वाकार। क्या कहते हैं? ईश्वाकार वृक्ष, ईश्वाकार पर्वत है। तो उस ईश्वाकार पर्वत ने उस धात की खंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आधा क्षेत्र इस साइड, आधा क्षेत्र इस साइड। तो अपन ने जम्बू द्वीप से दूने अकृत्रिम चैत्यालय धात की खंड में ले लिए, लेकिन 2 ईश्वाकार के और ज्यादा जोड़ देना। तो 158 थे 156 में 2 ईश्वाकार के जोड़ लेना तो कितने हो जाएंगे? 158। और 158 आप ले लेना पुष्करार्ध के, पुष्करार्ध में भी यही बचता है। तो कितने हो गए? 316 158 316 और 78 कितने हो जाएंगे? 316 और 78 कितने हो गए? 94 हो गए ना? 94 हो गए ना? गलत तो नहीं है? 96 हो गए। यही तो कह रहा, कोई 96 कोई 8 और 16 तो 14 वैसे ही होंगे। 16 में 4 मिला तो 94 तो कुल मिला करके धात की खंड और पुष्करार्ध के कितने हुए? 316। धात की खंड और पुष्करार्ध के 316 और 78 यहाँ के ले लो 394 हो गया ना? ये 394 कहाँ तक के हुए अपने? मानसोत्तर पर्वत के भीतर ढाई द्वीप में हो गए ना? अब मानसोत्तर के चारों ले लीजिए, 398 हो गए ना? यानी यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इसके आगे 3 पर्वत और, कुंडलगिरी, नंदीश्वर गिरी और उच्चगिरी। नंदीश्वर में कितने मिलेंगे? 12। रोचकगिरी में 4, कुंडलगिरी में 4। इन सब का जोड़ कितना होगा? 60। और यहाँ कितने हो गए थे? यानी कुल मिलाकर मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जनालय। ये हमेशा याद रखना चाहिए अपन लोगों को। चलिए अब आगे अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? पूछ लो एक बार तो दिमाग लग जाए। पीछे वाली बहने कह रही 316 के बाद वाला एक बार 316 आ गए ना? 78 जम्बू द्वीप के आ गए समझ में ना? 78 अरे मेरू पर्वत के 16, जम्बू सालमली के 2, 18 गजदंतों के 4, कुल मिलाकर के 22 कहाँ मिल गए? मेरू पर्वत तक कितना हो गए? 22। आप मेरू पर्वत के बाहर निकले गजदंतों के बाहर, तो गजदंतों के बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 32 नगरियाँ। तो उन नगरियों का विभाजन किसने किया? बक्सार पर्वतों ने, ठीक है ना?
तो बक्षार पर्वत कितने मिले? सभी बक्षारों पर एक एक अकृत्रिम जयनालय। वो एक एक नगरी का विभाजन करने वाली विजयार्क पर्वत, तो विजयार्क पर्वत कितने हो जाएंगे? 32 और 16 48 हो गए ना। 48 कहाँ मिले थे आपको? विजय क्षेत्र में। और 22 कहाँ मिले थे? अब यहाँ इन दोनों 48 और 22 70 तो इतने समझ में आ गए ना। 6 कुलाचल पकड़ लेना, हिम्मत महाहिम्मत आदि 6 कुलाचल और 2 विजयार्क पर्वत और बाकी कहाँ पर? भरत। 78 जम्बू द्वीप के हो गए। 78 से गुने आप धात की खंड में कर दो और इतने को इतने पुष्करार्ध में कर देना। बस इतना ध्यान रखना कि धात की खंड में दूना करना, लेकिन 2 ज्यादा जोड़ना। 2 कहाँ मिलेंगे? एक पर्वत मिल जाएगा। तो फिर 2 जोड़ेंगे तो 158 हो गए। 158 पुष्करार्ध के हो गए। तो 158 और 158 को मिलाओ तो कितने हो गए? 316। ये 316 कहाँ मिले आपको? लवण समुद्र के पहले अभी 2.5 द्वीप में नहीं, 2 द्वीप में 316 हुआ। 2 द्वीप में नहीं, 1.5 द्वीप में। कहाँ हुए? 1.5 द्वीप में कितने हुए? कौन सा 1.5 द्वीप? राधा और पूरा। तो 1.5 द्वीप में कोई आपसे पूछेगा 1.5 द्वीप में कितने अकृत्रिम क्षेत्रालय हैं? 300। और एक जम्बू द्वीप में कितने हैं? 316 और 78 394। और मानसोत्तर पर्वत के? अच्छा, मानसोत्तर पर्वत लवण समुद्र के पास है कि कालो नदी के पास है? मानसोत्तर पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? कालो नदी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप है। पुष्कर क्या? कालो नदी के बाद पुष्कर द्वीप है। अब पूरे के पूरे पुष्कर द्वीप में अपना प्रवेश नहीं है, क्योंकि उस पुष्कर द्वीप का ठीक आधा भाग उसको मानसोत्तर पर्वत ने ऐसा विभाजित कर दिया, ऐसा विभाजित कर दिया कि जैसे आपने थाली में मिठाई बनाते हैं ना, मावा की मिठाई, तो मिठाई थाली में बनती है कि कढ़ाई में बनती है? कढ़ाई में तो आपने सीरा बना करके और मावा मिला करके वही घोल बना रहे थे, लेकिन मिठाई के टुकड़े तो कहाँ मिलेंगे? जमाई है थाली। अब वो थाली में जाकर के आपने वो रस भरा और रस भर के थाली गोल थी, तो ठीक गोल गोल तुम्हारी मिठाई बन गई। अब उस गोल मिठाई के बीच में मान लो ये छत्र आकार कटोरा रख दो थाली के बीच में, तो थाली के बीच में जो आपने गोल छत्र के आकार का कटोरा रखा, तो वो क्या हो गया? विभाजन हो गया। जो आपके कटोरे का बाहर का क्षेत्र रहा वो आधा पुष्कर बाहर हो गया, और जो कटोरे के भीतर रहा वो मानसोत्तर, कटोरा को मानसोत्तर पर्वत बना लो। नहीं, चूड़ी का आधुनिक हो गया, कटोरा कैसा होता है? चूड़ी थाली का तो बता ही दिया, थाली गोल होती कि लंबी होती? गोल होती। आजकल की थालियां भी बदल गई हैं। वो प्लेन थाली लेना, जिसमें आपकी कटोरी कटोरी बनी हो, उसको नहीं लेना। उसकी ट्रे वगैरह की अलग होती है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उसको लो। बहुत अच्छा है, ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं तो बताते रहते हैं। तो क्या हो गया अपना?
ये मानसोत्तर पर्वत आ गया, तो मानसोत्तर पर्वत ने आधा विभाजन कर दिया। इसके भीतर का जो क्षेत्र हुआ वो आधा पर्वत जो है, उस आधा पर्वत का प्रमाण धातु की खंड के बराबर हो जाता है। नहीं तो फिर अपन धातु की खंड से आगे लेके जाते तो अपन को उसमें फिर और दूनी रचना करना पड़ती, क्योंकि धातु की खंड में 158 है तो 316 हो जाते वहाँ, लेकिन आधा लिया तो उसमें भी 158। ऐसे कुल मिला करके अपने मानसोत्तर पर्वत तक कितने अकृत्रिम चैत्यालय हो गए? 358। और 60 बाहर के ले लो, जहाँ अपना प्रवेश होता नहीं है, यहाँ तक तो हो सकता है। ऐसे कुल मिला करके 458 अकृत्रिम चैत्यालय। याद सबको हुए कि नहीं हुए? इनकी तो रोज वंदना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि आप रोज वंदना करते हैं ना, तो आपकी सामायिक प्रतिमा बनने लगे, क्योंकि सामायिक प्रतिमा का लक्षण क्या है? मंदड़म तियालम। बोलो ये पंक्ति आप लोग दोस्तों करते हो? कीरई सामायिक तंबाकू। तंबाकू माने तमाकू नहीं। तमाकू का अर्थ क्या होता? तमाकुम गच्छति विवरम पश्य। तम आखुम पश्य विवरम गच्छति। उस चूहे को देखो जो बिल में जा रहा है। आखु माने चूहा होता है, आखु माने चूहा। तम आखुम पश्य, उसको देखो। विवरम गच्छति, विवरम गच्छति, बिल में जा रहा है। तो यहाँ तमाकुम, तमाकू नहीं लगाना, उसको। यहाँ आखू का अर्थ आहू है, उसको कहते हैं तीसरी प्रतिमा। किसको कहते हैं? जम वंदनम तियालम, जो तीनों कालों में इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर लेता है, वो ही सामायिक प्रतिमा हुआ। नहीं पढ़ते जे पूरा दो श्लोक बोलो, जे गाथा कहते हैं। तो नीचे का पद, ऊपर का क्या? देखो सुनो क्या क्या लिखा। जीर्ण वर्ण चेई धम्म चाहिए। जीर्ण वर्ण माने द्वादशांग की वंदना कर लो। द्वादशांग की वंदना कितने दिन में कर पाओगे? एक क्षण में। कोटि शतम द्वादश पंचाश दष्टौ सहस्र पंच एक कर लिया। और फिर इसके अलावा और ज्यादा पड़े, महंगा पड़े तो प्रथमम नमः। ये चारों अनुयोगों का अपन ने स्मरण कर लिया तो भी द्वादश अंग में गर्भित हो गया। अब ये चारों अनुयोगों का जब अपन अध्ययन कर लेते हैं तो अपने पास आस्था भी चारों अनुयोगों की होना चाहिए। एक अनुयोग की भी यदि कमी रहेगी तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जैसे गाड़ी के कितने चक्के होते हैं? 4 चक्का होते हैं। यदि 4 चक्का में एक चक्का खराब हो जाए तो मंजिल मिलेगी कि नहीं? क्या होगा? गाड़ी ही नहीं चलेगी। 3 चक्का तो सुरक्षित है ना? नहीं, 3 सुरक्षित होकर के यदि वो चौथा ना होवे तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो जैसे 3 चक्कों से गाड़ी नहीं चलती, वैसे भी तुम 3 अनुयोगों में पारंगत हो, लेकिन एक अनुयोग का श्रद्धा ना हो तो मोक्ष मंजिल नहीं मिल सकती, वहीं पड़ा रहेगा। ये तो यहाँ पर अनुयोग की बात कर रहे हैं,
समंत भद्र स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि एक अक्षर से भी न्यून यदि तुम्हें श्रद्धान है तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं है। ये तो पढ़ा ना श्राप का चार्ट है। दर्शन नांगीलम मलम चित्तम दर्शनम जन्म संतते दर्शनम जन्म संतते नहीं मंत्र एक अंग से ही सम्यक दर्शन है तो वो संसार की परिपाटी को छेद नहीं सकता। माने अष्टांग सम्यक दर्शन होना। और यदि अक्षर से न्यून मंत्र है तो वो मंत्र भी तुम्हें सिद्धिदायक नहीं हो सकता। ये अक्षर से न्यून मंत्र की सिद्धि करने वाले पुष्पदंत भूत बलि महाराज को देख लेना। उनकी एक अक्षर की कमी थी, यानी अष्टाक्षरी मंत्र का 1.5 लाख जाप करना था। लेकिन गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्ताक्षरी दिया, 7 अक्षर रखे। अब वो 7 अक्षर वाला मंत्र का 1.5 लाख जाप तो कर लिया, लेकिन सिद्धि कहानी हुई, पूरी सिद्धि नहीं हुई। अब कानी देवी जब प्रकट हुई तो उस समय उनने देखा कि ये क्या है, कहीं गड़बड़ी है। जब मंत्र का संशोधन किया तो संशोधन करने के बाद देखा कि अष्टाक्षरी का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन ये तो सप्ताक्षरी हुआ। अब उस एक अक्षर को पूर्ण करके जब पुनः किया तो सारा का सारा कार्य सफल हो गया। अधिक भी नहीं होना। पुष्पदंत महाराज के मंत्र में यहाँ का एक अक्षर उठा के उनने वहां जोड़ दिया। उनकी अष्टाक्षरी का नवाक्षरी हो गया, इनका अष्टाक्षरी का सप्ताक्षरी हो गया। उनको देवी तो हुई, लेकिन दांत बड़े वाली देवी हुई। अब दांत बड़े तो देवों के होते नहीं, मनुष्यों के दांत बड़े होवे तो अच्छा है। आजकल लोग बड़े दांत हो तो घिसवा रहे, कहूँ कटवा रहे, कहूँ कछु कर रहे हो, बदलना नहीं। ये बहुत बड़ा निमित्त शास्त्र होता है। हाँ, ये नियम है कि कुचित दंत लो मूर्खा खलवाटो क्वचित पद्मिनी बंद्या त्रीणी एतानि कुचित। यानी जो खलवाटा होता गंजा व्यक्ति, वो कैसा मूर्खा, क्वचित मूर्खा। खलवाटो निर्धना, गरीब नहीं होता, धनाढ्य होता है। जिसका सिर गंजा होता है ना, जितने गंजे सिर वाले हैं सबको धनाढ्य समझना। महाराजों की यदि चांद निकल आए तो समझना है कि ज्ञान धन उनके पास खूब हो गया। खलवाटो निर्धना कुचित। तो श्रावक के पास खलवाटा हो गए तो समझ लेना कि वो धनाढ्य है। और दंतलो मूर्खा, बड़े दांत वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, प्राय करके ज्ञानी हुआ करता है। और एक लक्षण शास्त्र में पद्मिनी नाम की नारी होती, वो कभी बंध्या नहीं होती। ये नीति शास्त्रों ने रखा है। और आजकल लोग अपने दांत मिटा मिटा करके नए दांत बना रहे हैं। जिनके दांत बड़े होते हैं, वर्णी जी ने ऐसे एक बार वे यात्रा कर रहे थे तो एक लड़का गड़ा गेंद खेल रहा था। मतलब आजकल अब लोग मैच खेलने लगे। अपनी भाषा में समझ लो, गेंद उठा के फेंकना। अब वो लड़के खेल रहे थे तो वर्णी जी जब उस रास्ते से निकले तो उन सब लड़कों को देखा तो उनमें से एक लड़का उनको जचा कि लड़का विद्वान निकलेगा। तो उस लड़के के पास जाकर के वर्णी जी ने पूछा, और वो लड़का भी वर्णी जी के पास आ गए। तो कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पन्ना। अरे यार, ये तो पन्ना ही है, वास्तव में पन्ना।
कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? उस स्थान पर रहता है। अपने मम्मी पापा के पास ले गए और वहां पर बरनी जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा हमें दे दो, हम इसको पढ़ा लिखा के विद्वान बना देंगे। तो माँ की आंखों से आंसू आ गए, अब हमारे लिए यही तो सहारा है, इसके पिता तो खत्म हो गए, हम आपको कैसे दे दें? तो वर्णी जी ने विचार किया कि यदि इस बच्चे को आप हमारे लिए दे दो तो हम विद्वान बना देंगे। माँ ने कहा कि जहां बेटा रहेगा वहां हम रहेंगे। ठीक है, ये भी बात उन्होंने स्वीकार कर ली और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उनने उसके मम्मी पापा को भी सागर में जाकर के व्यवस्था बनाई, दुकान गोली बिस्कुट की मम्मी के लिए खुलवाई और बच्चा को मोराजी में पढ़ाया। वो बच्चे को कैसे परखा? तो वर्णी जी ने लिखा कि इसके बड़े दांत थे, इसलिए हमने समझ लिया था कि ये दंतुला कुचिच मूर्ख, ये बड़े दांत वाले लोग मूर्ख नहीं होते हैं, ये ज्ञानी निकलेगा, इसलिए हमने इसको विद्वान बनाने की ठान ली। और वो बच्चा उस समय पढ़ लिख करके हुआ डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य के नाम से। तो पन्नालाल जी के साथ की घटना है, तो ऐसे भी उठा लेते, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उठा लिया था ना, खरीद लिया था, बड़क देकर। आपको टीकामण वाला प्रसंग और सुना दीजिए, रत्न शर्करा वाला जो टीकामण में सुनाया था पर्यूषण में, पन्नालाल जी का। एक बहू खांस रही थी, बार बार खांस रही थी, वो वाला सुना दो वाला। रत्न प्रवाह, रत्न शर्करा वाला इसको सुना देंगे। अभी आज प्रसंग आगे चलता है, 2:45 तो बज गए हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना? अब 458 तो समझ में आ गया ना? कृष्ण चर्चा अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पर 2-2 वनवेदी हैं, 4-4 बक्षार गिरी हैं और जिन पर 4-4 कूट बने हुए हैं। ये 4 कूट है यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ना, ये लाइन ऊपर ऊपर उठी हुई, एक कूट कहलाते हैं। इन कूटों के ऊपर देवों का वास है। यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। ये सिद्धायतन कूट है, शेष पर सब अपने अपने नामधारी यहाँ व्यंतर देव और देवियों का वास है। इन कूटों पे सब पे व्यंतर देव रहते हैं। यहाँ 8-8 वृषभ गिरी हैं। देखो जी, यहाँ जो ये लाइन रखी ना, ये गोल गोल लाइन यहाँ पर ये वृषभ गिरी पर्वत कहलाते हैं। ये आर्यखंड था। इस अयोध्या रत्न संचय नाम की नगरी से जब यहाँ चक्रवर्ती निकलता है और इन मलेच्छों पे अपना शासन करता हुआ जब इस गुफा को भेद करके यहाँ आता है, तो ये वृषभगिरी के ऊपर अपनी प्रशस्ति लिखता है। ये 6 खंड पर जब विजय करके आता है तो ये वृषभगिरी देखो लाइन से बनी हुई है ना, ये 8 क्षेत्रों में 8 नगरियों में 8 वृषभगिरी पर्वत हैं। ये चक्रवर्तियों के लिखने की प्रशस्ति लिखने का एक स्थान मेन माना जाता है। हाँ, ये जो वृषभगिरी है ये तो तीसरे ही वृक्षखंड में पड़ेगी। तीसरे में मतलब अंदर विजयार पर्वत के उस पार मिलेगी, जहाँ 3 मलेच्छ खंड एक साथ हैं। उन 3 मलेच्छ खंडों के बीच में रहने वाला मलेच्छ खंड वहाँ वृषभगिरी होता है, क्योंकि यहाँ सीता नदी से लेकर के आर्यखंड बना हुआ है। तो यहाँ आर्यखंड आ रहा है। इस आर्यखंड पे इन सब स्थानों पे आजू बाजू में मलेच्छ खंड है। यहाँ से ये तमिश्र गुफा बनी हुई है। इस गुफा में से प्रवेश करके फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ वृषभगिरी पे प्रशस्ति लिखेगा। विजय करने के पहले ही प्रशस्ति लिख देंगे। विजय के बिना कैसे लिखेगा?
जब तो तक अभी तो उसने हुई पूरी नहीं होगी ना। नहीं तो ये तो यहाँ से आकर के इस सब क्षेत्रों पे विजय करेगा, फिर इसमें आकर के बीच में वापस करेगा। से आएगा उसमें। और का यहाँ से क्रम से घुसेगा। तमिश्र गुफा यहाँ बनी बहन जी, आप दूरी पे है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। तमिश्र गुफा को वेस्ट करके इस मलेच्छ खंड में प्रवेश किया, यहाँ से चल करके फिर यहाँ निकलता हुआ फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर खंड प्रभात गुफा से प्रवेश करके फिर इसमें प्रवेश करेगा। तब जाकर के उसका पूरा ये 6 खंड का विजय हो जाएगा। फिर उसके बाद में जाकर के अपनी प्रशस्ति लिखेगा। 8 विषवगिरी आर्य खंड के ठीक ऊपर मलेच्छ खंड में बनी हुई, ये अपन ने देख लिया। उनके बीचों बीच विषवगिरी जिस क्षेत्र, उस क्षेत्र पर चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके अपनी प्रशस्ति लिखता है। और फिर उसके बाद 8 रक्तोदक कुंड है। देखो जी यहाँ पर है ना, ये जो सबसे नीचे यहाँ बने हुए निस्ताचल पर्वत के तल भाग में ये 8, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र आ गए ना, तो ये रक्तोदा नाम के कुंडे आ गए। माने 8 रक्ता रहेंगे, 8 रक्तोदा रहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 नगरियों में 2-2 कुंड निकालना है। तो 2-2 कुंड निकालेंगे तो इन दोनों की संख्या हो जाएगी 16, लेकिन रक्ता रहेंगे 8 और रक्तोदा रहेंगे 16। 16 दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के 16। और प्रत्येक कुंड में एक दीप है, यानी इसके भीतर जो कुंड है रक्ता नदी के, रक्ता कुंड के भीतर जो बीच में सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ना बिंदु के भीतर, वो कुंड में यहाँ एक पर्वत बना हुआ है। ये कुंड चूंकि बहुत लंबे चौड़े हैं, यहाँ अपन को छोटी सी स्थिति में दिख रहे हैं, उनके ऊपर एक भगवान विराजमान है। प्रत्येक कुंड में एक दीप है, और एक दीप के ऊपर एक सेल है, और उस सेल में जिन प्रतिमा विराजमान है। माने ऊट पहले तो रहेगा पर्वत, पर्वत के ऊपर सेल माने पर्वत टाइप का, पर्वत के ऊपर पर्वत, तो फिर उसके बाद मिलेगी जिन बिंब। जैसे शिखर जी में है ना, तो शिखर जी में अपन देखते हैं कि एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरा पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, वहां पर अपन पारसनाथ तक पहुंच जाते हैं, और पारसनाथ के नीचे नेमिनाथ की वंदना करके फिर पारसनाथ के लिए ऊपर कुंड पे चढ़ते हैं, वो कूट। 8 आर्य खंड है। अब ये आर्य खंड के निशान बने, जो चौकोर बने हैं ना, ये 8 आर्य खंड है। 8 नगरी है तो 8 आर्य खंड है। 40 मलेच्छ खंड, माने एक नगरी में 5 हो गए तो 8 पंचे 40, ये 40 मलेच्छ खंड है। आर्य खंड में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। शाश्वत कर्म भूमि है, ये विदेश क्षेत्र की बात है, इसलिए शाश्वत कर्म भूमि यहाँ बताई जा रही है। और सभी मलेच्छ खंडों में हमेशा चौथा काल ही रहता है। जहाँ शाश्वत कर्म भूमि जिस क्षेत्रों में होती है, वहाँ के मलेच्छ खंडों में भी शाश्वत कर्म भूमि होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सभी मलेच्छ खंड, चाहे भरत ऐरावत के हों चाहे विदेह के हों, चौथा काल तो रहता है, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र के मलेच्छ खंडों में अंतर इतना पड़ता है कि वहाँ वृद्धि ह्रास होता है, लेकिन काल का परिवर्तन नहीं होता है। काल चौथा ही रहा आता है शुरू से अंत तक। शुरू से, मतलब शुरू से अंत तक जैसा जैसा वहाँ काल में ह्रास होगा भरत ऐरावत में, वैसा यहाँ ह्रास होगा। तो चौथे काल के अंत में जैसी स्थिति अवगाहना जीवों की होगी, वहाँ रुक जाएगी, और उसके बाद जब 84,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तो उस 84,000 वर्ष के बाद में जब उत्सर्पणी होगी, तो फिर वहाँ से उसमें विकास होगा, और लास्ट तक जाते जाते वो जाकर के पूरे 500 धनुष की अवगाहना वाले। ऐसा विदेश क्षेत्र में होगा? नहीं, विदेश क्षेत्र में तो शाश्वत है, वहाँ नहीं होगा।
वहाँ के मलेशियों में तेरी महाराज जी, वहाँ के मलेशियों को भी धर्म का नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। सभी जगह के मलिक से यही दशा है, मलिक में धर्म कर्म नहीं होता। धर्म का नहीं। यहाँ के प्राणी यहाँ रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न ही मोक्ष जा सकते हैं। 8 विद्यार्थ पर्वत हैं जो अपन ने देख लिए हैं। एक विद्यार्थ के ऊपर 9 कूट हैं और एक कूट के ऊपर यहाँ सिद्धायतन है। जिस सिद्धायतन में वहाँ अकृत्रिम जिनबिंब है और बाकी में व्यंतर देवों का वास है। 8 तमिस्र गुफाएं और प्रपात, खंड प्रपात गुफाएं अपन ने देखी विद्यार्थी के पास होने वाली, जिसमें से गंगा, सिंधु या रक्ता रक्तोदा माने विदेह क्षेत्र की 32 नगरियों में सिर्फ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर जो रहेंगी उनमें रक्ता रक्तोदा रहेंगी और ऊपर के क्षेत्र में रहेंगी, उत्तरी क्षेत्र में उनमें गंगा, सिंधु रहेंगी। ये स्थायी नदियां रहेंगी, यही कुंड रहेंगे वहां पर। तो 4 विदेह क्षेत्र हो गए, यानी विदेह क्षेत्र अपना गंगा सिंधु नदी ने यहाँ विभाजन करने के कारण विदेह क्षेत्र को भी 4 में बना दिया। 4 समझ में आ गए ना, पूर्व विदेह, अपर विदेह, पूर्व विदेह में भी दक्षिणी विदेह और उत्तरी विदेह, इसी तरह वहां पर भी लगा लेना चाहिए। और एक मेरू पर्वत है, मतलब पूरी की पूरी 32 नगरियों के ठीक बीचों बीच इकलौता एक मेरू पर्वत खड़ा हुआ है। उस मेरू पर्वत के 4 गजदंत हैं, अपन ने देखे थे गजदंत इसमें, और 4 गजदंत हैं जो एक तरफ सुमेरु पर्वत पर, दूसरी तरफ निष्ठाचल पर्वत पर, यानी ये जो 4 गजदंत हैं, तो ये एक तरफ तो यहाँ पर निष्ठाचल नीचे पर्वत से और ये यहाँ से एक तरफ रहेगा नीलाचल पर्वत से। कैसे रहेगा? हाँ? कैसे रहेगा उधर? हाँ, उससे रहेगा, टच रहेगा। प्रत्येक पदार्थ जैसा से ये वहाँ निष्ठाचल और नीलाचल को छूते हुए हैं। प्रत्येक पर दक्षिण दिशा में 7 और 9 करके ऐसे कूट बने हुए हैं। ये बता देना वो कैसे जे बने ना, जे कूट बने, जे तो पर्वत पूरा का पूरा गजदंत हो गया, और इसमें जो यहाँ पर ये इस तरह से बनाई कूट बनाए, ये भी कूट, वो ये ये यहाँ सेम है, 7 ऊपर कूट ऊपर है, है, उस साइड 9 कूट है, उस साइड 9 है, उस साइड 7। एक पर जिनाला है, बाकी पर मैत्रा। सिद्धायतन कूट पर एक पर जिनालय है जो जिनालय है, सबसे आखिरी में एक मंदिर है जिनालय, बाकी में सब यंत्रों के निवास है। 32 तमिस्र गुफाएं हैं और 32 खंड प्रपात गुफाएं। ये तो ठीक है, जितने वहां से निकलेंगे विजयार्थ पर्वत है, उन विजयार्थ पर एक विजयार्थ पर्वत में 2 गुफाएं बनी हुई हैं, तो कुल मिला करके 64 गुफाएं अपने पास हो जाएंगी। 32 वर्तनु, 32 मागध और प्रवास देवों के नाम वाले तीर्थ स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर मागध देव, बर्तनु देवों का वास है यहाँ पर। देव का नाम है और तो ये यहाँ पर जो द्वार होते हैं, उन द्वारों पे उनका निवास होता है। वो पूरा जब जम्बूद्वीप का पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। तीर्थ स्थान सीता सीतोदा नदी के जो यहाँ आगे वन वेदी के भीतर है। उत्तम भोग भूमि 2 रहेंगे, देवगुरु और उत्तर गुरु। 2 अनादि निधन पृथ्वी का एक वृक्ष है जिनका नाम जम्बू और शाल्मली है। सीता नदी केसरी द्रह से दक्षिण द्वार से निकलती है। ये केसरी सरोवर है, यहाँ से सीता नदी निकल के यहाँ से आती हुई यहाँ कुटिल हो जाती है, और जैसे ही विदेह क्षेत्र में जाती तो बाण की तरह सीधी हो करके फिर समुद्र में प्रवेश कर जाती है। हाँ। दक्षिण द्वार से निकलती हुई पूर्व पश्चिम की ओर 5 द्रोहों के मध्य से निकल करके मालवान गजदत्त की गुफा से होकर के सुमेरु पर्वत के 2 कोस पहले ही
ये जो सुमेरु पर्वत जो था ना, इस सुमेरु पर्वत से जो यहाँ से 2 कोस की दूरी से निकल करके ये मुड़ जाती है ऐसी, सुमेरु पर्वत को टच नहीं करती है। कौन सा 2 कोस पहले पूर्व की ओर से अर्ध परिक्रमा करती हुई, माने मेरु पर्वत की आदि परिक्रमा उसने कर ली, आदि इसने कर ली, चौथाई में। अब मेरु आधा आ गया ना दोनों नदियों के बीच में। उसी प्रकार सीतोदा नदी तिगिन छिद्र से निकल करके पश्चिम विदेह में बहती है। अब इनकी संख्या बताइए कि कितने सरोवर हैं, कितने यमगिरी हैं, कितनी नदियां हैं, कितनी कांचनगिरी हैं, ये सब चीजें इसमें बताई हुई हैं। कांचनगिरी का अर्थ जो यहाँ पर जो पर्वत थे ना अपने, ये वृषभगिरी था, जो पर्वत थे वृषभगिरी के थे, और कांचनगिरी यहाँ बनाई थी जो सरोवर के बीच में जो लाइनें पड़ी थी, ये कांचनगिरी 10 बनाई हैं ये। लाल लाल सरोवर के पास ये यमगिरी है जो यहाँ रखा केसरी है। बस इतना ही रखता है। श्रवण के ज्ञान से